हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डीयू सेट पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज का करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। 31 ऑफ जैन का, महीने का आखिरी दिन और नए महीने की कल से शुरुआत हो जाएगी। और पूरी तरीके से आशा करता हूं कि आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन में लग गए होंगे, अपने फोकस को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि समय जाते समय नहीं लगता। इसलिए जल्दी से जल्दी हर चीज को, हमें सारी चीजों को, जैसे पैटर्न की हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिया था, किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न, क्राइटेरिया, किस बेस पे क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या सेक्शंस थे, सब सारी चीजों को हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। अगर जिसने नहीं भी देखा है तो आप पिछले लेक्चर्स में जाके वो सब चीजें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो डीयू सेट आपका आने वाला है, एक आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि पहले मेरिट बेस पे हुआ करता था। तो वो सब सारी डिटेल्स आप जाके लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं। और फिलहाल ये हम करंट अफेयर का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या क्या थे, इनको देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। दिस इज ऑल अबाउट मी, सारी चीजें आपके सामने हैं। ठीक है ना, तो जो करंट अफेयर आज हम एक तरीके से एनालिसिस के वे में लेके आए हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें दो तीन क्वेश्चन बन जाएंगे। और हम ये लोग देखेंगे कि थोड़ा एक तरीके से आपको ब्रीफ सारी चीजें पता रहें कि आपके करंट में कौन कौन से घटनाएं घटी, उसके पीछे का क्या कारण है, या जो नया चीज सामने आई है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें इससे ज्यादा थोड़ा हमारी नॉलेज एक्सटेंसिव के फॉर्म में हो जाया करेगी। तो जैसे आपको पता है कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह आज के समय में कितनी ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे आने वाले समय में बढ़ेगी, अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। क्योंकि हमारे पास जितने कोल्स हैं, पेट्रोलियम्स हैं, डीजल, जितनी चीज़ आप देखते होगे, तो भाई इनका अल्टरनेट सोर्स हमें चाहिए। तो धीरे धीरे हम लोग किस पे शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो वही देखते होंगे ना कि आप नई नई कारें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कारें आप देखते होंगे, टेस्ला हो गई और भी कई, टाटा ने स्टार्ट कर दिया है। तो सब इसका एक तरीके से आगे आने वाले समय में काफ़ी स्कोप है, काफ़ी इसकी डिमांड होने वाली है। तो इसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है, तेल से न चलने वाली है, सीएनजी से चलने वाली तो है नहीं। तो किससे चलेगी ये, आपकी चार्जिंग वगैरह होगा, क्योंकि उसमें बैटरी वगैरह लगी होंगी। तो वो चार्जिंग करने के लिए चार्जिंग पॉइंट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। भैया चार्जिंग पॉइंट ही नहीं रहेगा, पता चला आप जा रहे हैं, आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो फिर क्या होगा। और चार्जिंग पॉइंट भी हैं, बहुत लिमिटेड में है। तो लिमिटेड में है और क्या कहते हैं, और चार्जिंग करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग आधे घंटे लगते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। ठीक है ना। तो पहले जहां जहां पे चार्जिंग पॉइंट्स थे, लिमिटेड थे, कम थे, तो अभी फिलहाल ही में, क्यों ये खबर आपके लाइमलाइट में है, तो अभी फिलहाल में क्या हुआ है कि देश का सबसे बड़ा, इंडियाज लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन आपका बनाया गया है, जिसका उद्घाटन हुआ है। वो कहाँ पे बना है, गुड़गांव में। ठीक है ना, जो ये आपका चार्जिंग स्टेशन आपका क्रिएट किया गया है, ये आपका कहाँ पे है, गुड़गांव में है। और इसका मेन लोकेशन कहाँ है, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर। ठीक है ना, ये 28 तारीख को इसका इनॉग्रेशन वगैरह हुआ। तो ये खबर आपकी लाइमलाइट में इस समय चल रही है। और इसको इंस्टॉल करने वाली एक कंपनी है, उस कंपनी का क्या नाम है, टेक पायलटिंग कंपनी, जिसका नाम है इलेक्ट्रीफाई। इसने इसको सारा जिम्मा लेके इसको इंस्टॉल वगैरह किया है। और कितने टोटल चार्जिंग पॉइंट्स हैं इसमें, 100 चार्जिंग पॉइंट्स। बहुत मतलब एक साथ में लगभग समझ लो आप 100 गाड़ियां आपकी चार्ज हो सकती हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, अच्छी चीज है। 72 यूनिट, 72 यूनिट्स एज एसी स्लो चार्जर एंड 24 यूनिट्स एट डीसी फास्ट चार्जर पे काम करेंगे। ठीक है ना। और इसके पहले, अब इसको लार्जेस्ट क्यों कहा जा रहा है, तो इसके पहले जो लार्जेस्ट की लिस्ट में था वो था आपका नवी मुंबई में, जो कि 16 एसी एंड 4 डीसी चार्जर्स के साथ काम कर रहा था। तो भाई अब यहाँ पे 100 पॉइंट्स लग गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये सबसे लार्जेस्ट होगा। तो आपके एग्जाम के हिसाब से कहाँ पे हुआ है, गुड़गांव में, और कितने, 100 चार्जिंग पॉइंट्स। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सेक्टर 52, सेक्टर 52 ऑफ गुरुग्राम। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपके एग्जाम में। ओम बिरला, ओम बिरला कौन है, आपके लोकसभा स्पीकर हैं। इन्होंने अभी हाल ही मतलब आजकल में एक डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है।
ठीक है ना, डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है, जो क्या करेगा, लाइव प्रोसीडिंग एक्सेसिबल करेगा टू द सिटीजन्स। यानी जो आपकी लोकसभा एंड राज्यसभा जो संसद है आपका, इसमें जो प्रोसीडिंग होगी वो आपको सीधा लाइव आप देख सकते हैं, क्या क्या किस तरीके से डिस्कशन हो रहा है, किस तरीके से डिबेट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये बड़ी अच्छी बात है भाई, इसकी सारी चीजें हमें पता चलेगी, कि हम देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने भैया वहां पे डिबेट कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, या पार्टी चल रही, मतलब सब सेशन ऐसे ही होता है मैक्सिमम सेशन कि खा पी लिए, चाय पानी समोसा आ गया, चल रहा है। और जबकि क्या होता, क्या कहा जाता है कि पर सेकंड, मतलब एक तरीके से वो आया था कि पर सेकंड 2.5 लाख का खर्चा आता है संसद में, जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं। ठीक है ना, तो सोचिए कितना, मतलब सारी खर्चाओं को जोड़ा जाता है, सारी चीज़ों का होता है वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, तो वहाँ पे समय व्यर्थ करना नहीं चाहिए, काम से ही सारी चीज़ें होना चाहिए। खैर, तो अलग की बात है। लेकिन ये डिजिटल संसद ऐप जो लॉन्च हुआ है, इसको ओम बिरला जी ने लॉन्च किया है। अब क्या कर पाएंगे सभी लोग, द ऐप विल मेक द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग एक्सेसिबल नॉट ओनली द मेंबर, सिर्फ और सिर्फ मेंबर ही नहीं कर सकते, उसके एमपीज ही नहीं कर सकते, कौन कर सकते हैं, पब्लिक ऑफ द कंट्री, यानी आम नागरिक भी उसको देख सकता है कि क्या क्या बहस और क्या क्या प्रक्रिया वहां पे चल रही है। और क्या क्या इससे फायदा है, सिटीजन्स कैन चेक व्हाट देयर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर डूइंग, यानी जिसको आप चुन के भेजा अपने सांसद को, तो हमारे लिए कुछ काम कर रहे हैं, बैठ के ठहाका मार रहे हैं, तो ये सभी सारी चीजें आप देख सकते हैं। और ठहाका भी मार रहे होंगे तो आप क्या कर सकते हैं 5 साल, व्हाट डिबेट्स दे आर पार्टिसिपेटिंग इन इट एंड व्हाट दे आर सेइंग, क्या कह रहे हैं, कुछ कुछ तो आप लोग चुन के भेजते होंगे 5 साल, तो कभी पार्टिसिपेट ही, मतलब आप कभी उनको अपने आपकी बात रखते देखा ही नहीं होगा, तो ऐसे ऐसे एमपीज रहते हैं। और इस ऐप के थ्रू क्या हो सकते हैं, पार्लियामेंट्रीज कैन ऑल्सो डिजिटली लॉक देयर अटेंडेंस, मतलब अटेंडेंस वगैरह भी उसी ऐप से कर सकते हैं जो पार्लियामेंट्रीज लोग हैं। तो ये सब सारी चीजें आप डिजिटल संसद ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी वित्त सचिव जिसको हिंदी में आप कहते हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष गर्ग ने अभी एक बुक इन्होंने लॉन्च किया है, जिस बुक का नाम है द $10 ट्रिलियन ड्रीम। तो आपके एग्जाम में आ जाएगा कि द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है, ऑथर कौन है, तो आप क्या बताओगे, सुभाष चंद्र गर्ग हैं, जो क्या रह चुके हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं अपने देश के। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना होगा। ये आपका फरवरी 2022 में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। फिर इस बुक में इन्होंने लिखा क्या है, क्या क्या सारी चीजें हैं इसमें। यहाँ इस बुक में इन्होंने क्रिटिकली पॉलिसीज, जो सरकार की जो नीतियां, उसको उन्होंने उसमें देखा, सारी चीजों को खंगाला, हर चीज किया, एक्सप्लोर किया, और उसके बाद क्रिटिकली एनालिसिस किया। उसके साथ साथ उन्होंने रिफॉर्म भाई, जो कमी के साथ साथ फिर उसको उन्होंने सजेशंस भी दिया, और किस तरीके से सुधार करके हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। इसको छापने का मतलब पब्लिशिंग का जिम्मा किसको मिला है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया PRHI इस बुक को छापेगी। ठीक है ना, छापा गया है। और ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपकी काम की चीज, सुभाष चंद्र गर्ग ने इस बुक को लिखा, द $10 ट्रिलियन ड्रीम, क्या थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे। ठीक है ना, फाइनेंस सेक्रेटरी, और क्या काम होते हैं देखे होंगे, किस नोट पे इनका साइन होता है, जो हम ₹1 की नोट देखते हैं, भी पूछ लिया जाता है कि किस नोट पे आपके वित्त सचिव का साइन होता है, या कौन सा ऐसा नोट है जिसको RBI जारी नहीं करता। ठीक है ना, तो आपका क्या है, ₹1 का नोट उसको भारत सरकार जारी करती है। ठीक है ना, अनंत नागेश्वरम क्या बने हैं, अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इनको बनाया गया है, अपॉइंटेड हुए हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये अनंत नागेश्वरम को अपॉइंट किया गया है, जो किसके स्थान पे आए हैं, KB सुब्रमण्यम इसके पहले हुआ करते थे, उनका पद अब खाली हो गया है। और ये जो अनंत नागेश्वरम थे, तो ये क्या थे, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्रधानमंत्री की होती है, PM EAC में मेंबर थे फॉर्मर। तो अब ये क्या हो गए, भारत के क्या, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है ना, तो ये आपका फैक्चुअल बेस। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे 1 वर्ड में पूछेंगे। फिर आपको ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व बच्चों, और नेपाल का
बर्दिया नेशनल पार्क, इन दोनों नेशनल पार्क को, टाइगर रिजर्व को मिला के एक अवार्ड दिया गया, बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम है TX2। ये ऐसे टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क वगैरह को दिए जाते हैं जो टाइगर्स की संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, डबल कर देते हैं। मतलब जितना प्रेजेंट में है आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संख्या को बढ़ाएं। तो ये ज़्यादा, ये लोग मतलब ये दोनों लोग काफ़ी हद तक सुधार किया, इन्होंने डबलिंग का लेवल क्रॉस किया, तो इनको सम्मानित किया गया। ठीक है ना, कि जो टाइगर की पॉपुलेशन थी उसको इन्होंने बढ़ा दिया। तो सत्यमंगलम जो था टाइगर रिजर्व, जिसको 2013 में बनाया गया, तो पॉपुलेशन टाइगर इंक्रीज फ्रॉम 25, 2011 से 25 थे, जो 80 हो गए आपके वर्तमान समय में। और वो आपका बर्दिया नेशनल पार्क जो नेपाल में है, ये 5 फोल्ड मतलब 5 गुना बढ़ गया, जो कि पहले 20 हुआ करता था, 20 टाइगर हुआ करते थे 2009 में, 2018 में बढ़ के कितने हो गए, 87 हो गए। ठीक है ना, तो इन्होंने इतना कमाल काम किया इन दोनों ने, तो इनको क्या किया गया, इतने बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया टाइगर्स की संख्या बढ़ाने। ठीक है ना, टाइगर रिजर्व आप जानते होंगे कि मतलब क्या होता है टाइगर रिजर्व का मेन काम, भाई जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की उनको संरक्षित करना, टाइगर्स को बचाना, मतलब लोग इनकी कोचिंग वगैरह भी करते रहते, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें की जाती है। तो आपसे अगर एग्जाम में कभी पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कितने हैं अपने देश में, तो ध्यान रखिएगा टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व 52 टाइगर रिजर्व यानी 52 टाइगर रिजर्व हैं अपने देश में। और जो रिसेंटली टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, अगर आपसे बोल अच्छा बताइए 52nd जो टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है लिस्ट में, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है, रामगढ़ विषधारी। ठीक है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये आपका राजस्थान में। ठीक है ना, ये भी रिसेंटली ऐड हुआ है टाइगर रिजर्व की लिस्ट में। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। और टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स अपने देश में, टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं, तो ध्यान में रखिएगा 2967 टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स अपने देश में हैं, जो 20 राज्यों को जोड़ के टाइगर्स की संख्या है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम कैप्टन चरणजीत सिंह का अभी हाल ही में देहांत हो गया, जो कि 90 वर्ष की इनकी अवस्था थी, एज थी। और ये अपने क्या थे, कैप्टन हुआ करते थे जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था 1964 में। इसमें इन्होंने क्या अपने देश को जिताया था, गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है ना, इनका हाल ही में देहांत हो गया। ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द इंडियन टीम विच won silver medal in 1960 games in Rome and 1962 Asian Games at Jakarta। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपसे ये पूछ लेंगे चरणजीत सिंह अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, तो किस खेल से संबंधित थे या किस कैटेगरी से संबंधित थे, जर्नलिस्ट थे आपके, या खिलाड़ी थे, या कोरियोग्राफर थे, डायरेक्टर थे, तो आपको ध्यान में रखनी होगी सारी बैकग्राउंड। इसीलिए इसमें हम लोग क्या कर ले रहे हैं, ओवरऑल डीप डिस्कशन कर ले रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी पद्मश्री अवार्डी कथकली आर्टिस्ट थी, इनका भी देहांत हो गया 84 साल की अवस्था में, एज में। और इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो ये मिलेनी सल्विनी इनका नाम था। अभी हाल ही में किसी कथकली आर्टिस्ट का देहांत हुआ जो पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित थी, क्या नाम था, ये मिलेना सल्विनी की डेथ हुई, तो वो किससे संबंधित थी, कथकली, आपका भरतनाट्यम, इस 3-4 नाम आपके दे देंगे। तो ये सब सारी चीजें आपको हर तरीके से तैयार होना जरूरी है। ठीक है ना, फिर इनका जन्म वगैरह कहाँ हुआ था, इटली में हुआ। फिर उसके बाद ये फ्रांस चली गई, वहां पे इन्होंने 1962 में क्या किया, 2 ईयर का स्कॉलरशिप ट्रेनिंग कथकली एट केरला। ये 62 ने वहां पे नहीं, ये 62 में यहाँ पे आई अपना केरला में, केरला कमलामंडलम। ठीक है ना, कथकली यहाँ पे सेंटर वगैरह पे अपना ट्रेनिंग वगैरह ली। फिर 1975 में इन्होंने खुद मंडपा सेंटर खोला इन्होंने पेरिस में, जो कि इंडियन क्लासिकल डांस को ट्रेन करती थी। ठीक है ना, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पद्मश्री वगैरह दिया 2019 का। ठीक, तो ये सारी चीजें इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। आगे देखते हैं टाटा ग्रुप। अभी आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टाटा ग्रुप ने क्या ले लिया, एयर इंडिया को ओन कर लिया, ले लिया वापस
तो टाटा ग्रुप हैज चूजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एचडीएफसी। इन तीन बैंकों को अपना क्या बनाया है, प्रिफर्ड बैंकर बनाया है, ठीक है ना। इनके साथ मिल के सारी बैंकिंग एक्टिविटी वगैरह, कस्टमर्स को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, ये सब सारा काम करेगी। तो इसी टाटा ग्रुप क्या किया, इन तीनों को अपना प्रिफर्ड बैंकर बनाई है। और ये जो बैंकर्स हैं इनको लोन वगैरह भी ये सब दिए हैं। तो 10,000 करोड़ आपका एसबीआई, 5,000 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा, इनसे लोन वगैरह भी लिया गया है। फिर एचडीएफसी बैंक का भी क्लियर नहीं है, बाकी यहाँ पे एसबीआई और क्या कहते हैं बीओबी का क्लियर है। और ये भी ध्यान में हमें रखना होगा कि जो एयर इंडिया है इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल करियर आउट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जो आपके इंटरनेशनली सारी चीजें आती जाती हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो लेवल है, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज शेयर है, वो आपका पूरे मार्केट शेयर का कितना है, 18.6% के साथ सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। ये चीज हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम में पूछ लेंगे कि आउट ऑफ विच बैंक इज नॉट एसोसिएटेड विद द टाटा ग्रुप। 4 बैंक आ गया, 3 आपको याद रखना होगा। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे तो आप पूरी तरीके से क्या रहोगे, तैयार रहोगे। पेटीएम करो, कहीं पर भी आप पेटीएम के बारे में जानते हैं तो पेटीएम मनी है, उसने लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर जिसका नाम है पॉप्स। तो ये क्या करेगा, जो उसके यूजर्स है पेटीएम मनी वाले, तो ये क्या करवाएगा, इंटेलिजेंस मैसेंजर्स जो पॉप्स नाम है, ये अपने ग्राहकों को क्या देगा, जो उसके यूजर्स हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन देगा रिलेटेड स्टॉक्स एनालिसिस अबाउट देयर पोर्टफोलियो, मार्केट न्यूज, इंपॉर्टेंट मार्केट मूवमेंट्स इन वन प्लेस। यानी सारी इंफॉर्मेशन मार्केट में कैसी गतिविधि चल रही है, स्टॉक की वैल्यू क्या है, पोर्टफोलियो, मार्केट न्यूज, सारी इंफॉर्मेशन एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म, सारी चीजें आपको दे दी जाएगी। तो बढ़िया, अच्छा इनिशिएट है। तो ये आपसे कभी पूछ ले कि भैया पेटीएम किसके तहत, किस कंपनी के तहत आपकी क्या है ओन्ड है, तो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के तहत आपके पेटीएम मनी प्लेटफॉर्म आपकी ओन्ड है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SPMCIL, ठीक है ना। SPMCIL मींस सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या किया है, सेटअप न्यू बैंक्स नोट प्रिंटिंग लाइन्स एट नासिक एंड देवास, ठीक है ना। तो ये जो ऐसा SPMCIL है आपका, जिसका मैंने फुल फॉर्म बताया, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने क्या किया है, नया सेटअप तैयार किया। मतलब कि एक तरीके से नई मशीनरी के साथ नया प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, मतलब होता नहीं पहले वहां पे चल रहा था। ये तो ऑब्वियस सी बात है, नासिक हुआ, देवास हुआ, 4 ऐसी जगह है हमारे देश में जहां पे प्रिंटिंग, करेंसी, ये सब सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो वहीं पे ही देवास और नासिक, जो कि देवास कहाँ पे है आपका मध्य प्रदेश में है, नासिक कहाँ पे है महाराष्ट्र में। तो ये 2 जगहों पे उसने नया सेटअप किया है मशीन, पैसे छापने की, जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह है, ठीक है ना, नोट प्रिंटिंग प्रेस है। तो ये ध्यान में रखना है। और क्या यहाँ पे ध्यान में रखना है, जैसे कि मैंने आपसे बोला ना, 4 ऐसे जगह है जहां पे आपके क्या होते हैं, नोट की छपाई होती है, प्रिंटिंग होती है। तो ये हमने 2 का नाम तो ले लिया, देवास और आपका नासिक। उसके साथ 2 जगह और जो है, एक है मैसूर और एक है सालबोनी। तो मैसूर आपका कहाँ पे है, कर्नाटक में है, और सालबोनी आपका कहाँ पे है, ये है बंगाल में। तो आपके काम की चीज क्या है, या तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि भैया कहाँ कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। एक वर्ड में पूछ लेगा कि भैया अच्छा बताओ सालबोनी कहाँ पे है या मैसूर कहाँ पे है। फिर यह पूछ लेगा आपसे कि नाम दे देगा चारों प्रिंटिंग प्रेस का, और फिर इसमें 4 जगह का नाम दे देगा, कहेगा भैया मैच द फॉलोइंग करो, ठीक है ना, या इनमें से कौन सा गलत है। तो हर तरीके से आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना कहां कहां पे स्थित है, कौन कौन सा प्रिंटिंग प्रेस। दूसरा, यहां पे क्या क्वेश्चन और आ सकता है कि यहां पे ध्यान दे रहे होगे कि जो आपका क्या है, यहां पे देख रहे हो SPMCIL, मतलब जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसके 2 शाखाएं आपकी कहां कहां पे है, एक देवास में है, एक नासिक में है। ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, ठीक है ना, कि भारत सरकार की सब्सिडीज है, और मिनी रत्ना भी है, ठीक है ना।
और जो बाकी दो हैं आपकी भाई साहब, मैसूर एंड साल्बोनी जो है, ये आरबीआई की हैं। ये किसके अंतर्गत आती हैं? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये आरबीआई के अंतर्गत। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन से प्रिंटिंग प्रेस किसके अंतर्गत आते हैं। तो नासिक और देवास किसके अंतर्गत आते हैं? आपके एसपीएमसीआईएल के अंतर्गत, और बाकी भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत आपके दोनों मैसूर एंड साल्बोनी आते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए कुछ रह ही नहीं गया, तो हमारा ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। जो सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं, आपको हर चीज जानना चाहिए और देखना चाहिए। ठीक है ना, बाकी सारे आपके प्रोग्राम जल्द से जल्द, क्लासेस के प्रोग्राम ऑनलाइन ऑफलाइन की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। फिर उसके साथ साथ आपको सारे स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। बस आप लगे रहिए और हमसे जुड़े रहिए। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, गुड लक।